गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ अगेन आई एम हियर। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही घर पे स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो हिंदी की ऑनलाइन क्लास है उसमें हम पुनः अपना पाठ 6 मयूर पंख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके पहले जैसे कि सभी बच्चे जो हमारे साथ पिछली बार जुड़े थे उन्हें पता होगा कि हमने अपनी पुस्तक का जो अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य था वह आरंभ कर दिया था, है ना। पार्ट 6 जब मैं हनुमान बना, है ना, ये एक संस्मरण था। और इसके जो अभ्यास प्रश्न थे जैसे कि आपका सही विकल्प था, कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर थे और उसके बाद में हमने पूरी पाठ को वर्ण में और क्रम से जमाया था। उसके पश्चात हम लोगों ने शब्द बनाए थे अनेक शब्दों के स्थान पर, याद कीजिए, दर्शक, आज्ञाकारी, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने शब्दों में अंतर स्पष्ट करके उनसे संबंधित कुछ वाक्य बनाए थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में कुछ अभ्यास प्रश्न पूर्ण कर लिए थे। क्योंकि हमारे इस वाले पाठ में बेटा अभ्यास प्रश्न थोड़े से अधिक हैं और जो कि सारे ही जरूरी हैं, तो भाषा की समझ के अंतर्गत आज हम लोग अभ्यास प्रश्न 3, कौन सा वाला, अभ्यास प्रश्न 3 आरंभ करेंगे। तो सभी बच्चे पेज नंबर 44 ओपन करेंगे और अभ्यास प्रश्न नंबर है 3। कौन सा है पता है? जो शब्द शुद्ध है उसे खाने में सही का निशान लगाइए। यानी कि शुद्ध वाला शब्द हमें छांटना है या चुनना है। शुद्ध शब्द चुनिए, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए बेटा, आप सबके पास में एक इस तरह से प्रश्न दिया गया है। आपको क नंबर पर 3 शब्द दिए गए हैं और उनके सामने की तरफ देखिए बेटा, इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं, है ना, सही का निशान लगाने के लिए। तो हमें पहला शब्द मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब हम इन तीनों शब्दों को पढ़ते हैं तो सुनने में ये तीनों शब्द एक जैसे ही सुनाई देते हैं। तैयारियां, 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 मैं तीनों तो एक ही समान है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि किसी शब्द के सार्थक होने के लिए आवश्यक है कि उस शब्द में उसके वर्ण और उसकी मात्राएं सभी सही और व्यवस्थित जगह पर लगी हो, तभी उसका अर्थ स्पष्ट होता है। कई बार मात्राओं के सिर्फ बदल जाने से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था दिन और दिन, है ना। सिर्फ एक मात्रा के बदल जाने से छोटी ई बड़ी ई हो गया था, दिन ई। मात्रा के बदलने से उसका उच्चारण और उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है बेटा, जो 3 शब्द दिए गए हैं उसमें से हम जो शब्द उच्चारित कर रहे हैं उसको शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं उसको हमें पहचानना है। तो पहला है हमारा तैयारियां, तैयारियां। फिर इसका दूसरा है तैयारियां और इसका तीसरा है तैयारियां। क्योंकि इसमें मात्रा पहले ही गलत लगी हुई है तो ये शब्द हमारा सही नहीं है। तैयारियां बहुवचन, तैयारियां, क्या अंतर है? एक मात्रा का ही अंतर है। लेकिन हम जानते हैं कि एक वचन से बहुवचन जब हम शब्दों को बदलते हैं तो बड़ी ई क्या हो जाती है? छोटी ई।
यानी कि अगर तैयारी होता तो ये शब्द सही होता, लेकिन अगर तैयारियां लिख रहे हैं तो हमारा कौन सा शब्द है, ये वाला सही है ना। फिर ख वाला देखिए बेटा, ख वाला है भूमिका, फिर है भूमिका और फिर है भूमिका। तीनों शब्दों का उच्चारण समान रूप से हो रहा है और सुनाई भी समान दे रहा है, लेकिन लेखन संबंधी अशुद्धि है। भूमिका, 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 बड़ी ई का प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण भी थोड़ा सा दीर्घ होता है बेटा, है ना। ग वाला देखिए बेटा, दृश्य, दृश्य सा है दृश्य और एक है दृश्य, 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 दृश्य। तो हमारा सही वाला कौन सा है, तीसरे नंबर वाला, क्योंकि इन दोनों का अर्थ नहीं होता है हिंदी में। यहाँ पर तो सभी कुछ गलत लगा है, यहाँ पर ये जो मात्रा दिखाई दे रही है ये मात्रा नहीं, ये आधा र है, रेफ है, लेकिन वास्तव में उसके साथ लगना क्या चाहिए था, री की मात्रा लगनी चाहिए थी, जो कि कहाँ, तीसरे वाले शब्द में लगी है। तो हमारा तीसरा वाला शब्द सही हो जाता है। फिर घ वाला वाक्य देखिए बेटा, घ में भी आपको 3 शब्द दिए गए हैं। हिम्मत, ठीक है, हिम्मत, और तीसरा दिया है हिम्मत, हिम्मत, यानी कि ये तो गलत है, हिम्मत ये सही है। यहाँ पर भी सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, लेकिन एक मात्रा को आपने अगर उसके गलत स्थान पर लगाया तो वह शब्द अपनी सुंदरता और अपना अर्थ दोनों खो देता है, ठीक है। इसके पश्चात हम अपना अगला अभ्यास प्रश्न 4 नंबर पर जो है वह दिया गया है विशेषण चुनिए, है ना। विशेषण चुनिए, चलिए हमें वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में से हमें क्या करना है बेटा बताएं, विशेषण चुनकर लिखना है। आपको याद है हमने जब पार्ट 6 स्टार्ट किया था उसके पहले हमने अपने व्याकरण वाली पुस्तक में विशेषण वाला जो विषय का चैप्टर था वो पढ़ा था, और हमने आपको कहा था संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला भालू, सुंदर गुड़िया, गुड़िया के आगे मैंने बोला सुंदर, मतलब कि वो सुंदर शब्द जो है वो गुड़िया की विशेषता है ना। नीला पेन, अगर नीला बोला तो वो पेन की विशेषता है ना। मोटी पुस्तक, जो मोटाई है वो इस पुस्तक की विशेषता है ना। तो यहाँ पर भी हमको वाक्य दिया है और वाक्य में संज्ञा सर्वनाम तो होगा ही, है ना। उसे तेज बुखार हो गया था, किसे तेज बुखार हो गया था, उसे, ठीक है। क्या हो गया था, बुखार हो गया था, साधारण बात है, उसे बुखार हो गया था, लेकिन कैसा बुखार हुआ था, तेज बुखार हुआ था। तो वो जो तेज है वो बुखार की विशेषता बता रहा है कि बुखार तो हुआ है लेकिन कैसा हुआ है, तेज बुखार हुआ है। तो जो तेज शब्द है बेटा वो क्या है, हमारा विशेषण हो गया है। ख नंबर पे देखिए, मैं आपका सेवक हूं, कैसा सेवक हूं, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं। आज्ञाकारी यानी कि जो आज्ञा
मानता है ना। तो आज्ञाकारी शब्द क्या हो गया हमारा? विशेषण, क्योंकि आज्ञा मानने वाला सेवक, उस सेवक की विशेषता क्या है? वह आज्ञा मानता है। उसकी आवाज महीन थी, उसकी आवाज थी, बट आवाज की विशेषता क्या थी? महीन थी। महीन मतलब बारीक, पतली, है ना। चौथे नंबर का वाक्य घ, विशालकाय रावण को देखकर मैं डर गया था। मैं डर गया था, किसको देखकर? रावण को देखकर? नहीं, ठीक है रावण है, लेकिन मैं देखकर क्या डरा था? विशालकाय रावण को देखकर। मतलब उसकी जो विशालता है बेटा, वो उसकी विशेषता हो गई है। तो हम अपने वाक्य में भी क्या करेंगे? उस रावण की विशेषता को निकाल लेते हैं अलग से। विशाल काय, ठीक है। इसके पश्चात देखिए, दुष्ट रावण सीता को उठाकर ले आया था। तो वो कैसा हो गया? दुष्ट रावण सीता को उठाकर ले आया था। रावण की विशेषता क्या हो गई है? दुष्ट। वो दुष्ट है, इसलिए वो उठाकर लाया। अगर वह अच्छा व्यक्ति होता तो वो सीता को उठाकर नहीं लाता, है ना। चलिए, इस कार्य को जल्दी से आप लोग अपनी पुस्तक में कर लीजिए बेटा। फिर हम इससे आगे का जो कार्य है वह आरंभ कर देंगे। इसके पश्चात हमें जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है वह है मुहावरों के अर्थ लिखना और उसका वाक्यों में प्रयोग करना, ठीक है। मुहावरों का प्रयोग। ठीक है, आपको कुल 6 मुहावरे दिए गए हैं बेटा। पहला मुहावरा है हमारा, हाथ पैर ठंडे हो जाना। क्या दिया गया है? देखिए आपकी पुस्तक में क नंबर पर, हाथ पैर ठंडे हो जाना। सॉरी, होना, है ना? ठीक है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अर्थ लिख लेते हैं, ठीक है। हाथ पे ठंडे होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे हाथ और जो पैर हैं वो बर्फ बन जाए, ये बिल्कुल मटके के पानी की तरह ठंडे हो जाए, या हमने अगर पानी से अपने हाथ पैर धो लिए हैं तो वो ठंडे हो जाएंगे। नहीं, हाथ पैर पता है ठंडे कब होते हैं? जब हमारे शरीर में बहने वाला रक्त यानी कि खून जम जाता है या बहना बंद हो जाता है, उस समय हमारे हाथ पैर जो होते हैं ना, वो हमें गर्म नहीं बल्कि कैसे लगते हैं? ठंडे लगते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्यांश का अर्थ पता है क्या होगा बेटा? घबरा जाना। ठीक, चलिए अब इसको लेकर हम वाक्य बना सकते हैं क्या?
ऐसा कब कब हुआ है आपकी लाइफ में जब आपके हाथ पैर ठंडे हो गए हों? कोई बता सकता है हमें? शेर को देखते हैं, उस समय हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, घबरा जाते हैं ना। परीक्षा में कई बार कुछ बच्चों जब पेपर को देखते हैं, रीड करते हैं, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर उनको कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है तो उनमें घबराहट आ जाती है। तो ऐसी जो स्थिति होती है बेटा, उसमें हमारे शरीर की जो स्थिति बनती है उसे कहते हैं हाथ पैर ठंडे होना। ठीक है, जैसे कि पाठ में आपने देखा था, मंच पर पहुंचते ही, ये वाक्य बना रहे हैं हम, मंच पर पहुंचकर रोहन के हाथ पैर ठंडे हो गए। यही हुआ था ना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठंडे हो गए, पूर्ण विराम। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वाला आप लोगों को होश हवास खोना। होश रहता है ना हमें, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्यास लगी है, गर्मी हो रही है, होश रहता है। लेकिन आपका अगर होश हवास खो जाए, उसका मतलब क्या होगा? कोई बताएगा हमें? ख नंबर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, होश हवास खोना। चलिए, इसका बहुत सीधा अर्थ होता है बेटा। होश हवास खोने का मतलब होता है कुछ समझ में नहीं आना। क्या? कुछ समझ न आना। इसके बाद अब इसको लेकर वाक्य हम बना सकते हैं क्या? हाँ, शेर को देखते ही मेरे होश हवास खो गए। बहुत सरल है ना? वाक्य बनाएं। शेर को सामने देख मेरे होश हवास खो गए, है ना? या हम ये भी लिख सकते हैं, शेर को सामने देखकर मैंने होश हवास खो दिए। दोनों का अर्थ बहुत ज्यादा अलग नहीं है बेटा। तीसरा ग नंबर पे देखिए, जान की बाजी लगाना। जान की बाजी लगाना, वो कैसे लगाते हैं? कोई गेम होता है, उसके अंदर अपन अपनी जान जो होती है उसको उठा के लगा देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। जान की बाजी लगाने का मतलब होता है बेटा, सब कुछ जानते हुए कि आगे खतरा है, फिर भी रिस्क लेना या अपने प्राणों को दांव पर लगाना। दांव पर मतलब मुसीबत में डालना, उसे कहते हैं जान की बाजी लगाना, है ना? इसका अर्थ हम क्या लिख लेते हैं? प्राण देना। ठीक है, जैसे कोई एक वाक्य बता सकते हैं आप लोग? कोई देश के लिए
बाजी लगा देते हैं। यही होता है ना, उनको पता होता है कि सामने से दुश्मन की गोली कभी भी हमें लग सकती है, फिर भी वो दिन रात वहां रहते हैं, वहां दुश्मनों से युद्ध करते हैं और कई बार तो बेटा उनकी जान चली भी जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं वाक्य, देश के लिए सिपाही जान की बाजी लगा देते हैं, है ना। तो हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। हम लोग तो अपने घर में बड़े आराम से बैठे हैं, लेकिन वो लोग वहां पे परेशान हो रहे होते हैं, है ना। चलिए, घ वाला हमारा मुहावरा क्या दिया है पता है, लाल पीला होना। लाल पीला होना, लाल पीला होना यानी इसका मतलब क्या होता है, पहले लाल रंग का हो जाना फिर पीले रंग का हो जाना, या पहले लाल रंग लगा लो और फिर पीला रंग लगा लो तो लाल पीला हो गए, या लाल ड्रेस पहन ली फिर पीले रंग की ड्रेस पहन ली तो मैं लाल पीली हो गई क्या, नहीं। लाल पीला का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। जब क्रोध आपकी सीमा से बाहर हो जाए, आपसे सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, तब कहते हैं कि अरे मम्मी तो गुस्से से लाल पीली हो रही है, बाप रे खिड़की का शीशा टूट गया, पड़ोस वाली आंटी तो अब लाल पीली हो जाएंगी, यानी कि बहुत गुस्सा होना या क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित कोई वाक्य बता सकते हैं बेटा। अभी हमने बोले थे उसमें से आप कोई सा भी एक वाक्य बता सकते हैं, किसी को भी अगर आता हो तो बता दीजिए बेटा। अभी हमने अपने पाठ में भी कुछ वाक्य पढ़े थे। रोहन की गलती देखकर क्या हुआ, अध्यापिका का चेहरा लाल पीला हो गया, है ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, मेरी गलती देखकर माँ का चेहरा लाल पीला हो गया। पूर्ण विराम लगाएं, ठीक है। इसके पश्चात अगला वाक्य देखिए बेटा, अंग नंबर पर गदगद होना, गदगद होना। गदगद होने का मतलब होता है बहुत खुश होना, है ना। बहुत खुश होना, ठीक है। अब इसका वाक्य बनाना तो सबके लिए आसान है, क्योंकि खुशी से संबंधित वाक्य हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं, है ना। चलिए, तो हम क्या वाक्य बनाएं, अपने मित्र को देखकर क्या होता है, मेरा मन गदगद हो गया। पूर्ण विराम लगा दीजिए, ठीक है। अंतिम वाला मुहावरा, आप लोग को पता है इसको मुहावरा क्यों कहते हैं, मुहावरा।
मुहावरा, यानी कि कोई ऐसी बात जिसके शब्द कुछ और होते हैं, है ना, और उसका मीनिंग कुछ और होता है। एक कहावत भी है बेटा, मतलब जब किसी को कोई कड़वी बात कहनी हो, है ना, अगर किसी को उसकी बुराई बतानी होती है तो क्या करते हैं, बहुत मीठे शब्द, लेकिन ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका असर कैसा होता है, उसका मीनिंग कैसा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। वो कहे गए शब्दों की तरह नहीं होता है, बल्कि हमारे मन में जो उसको बोलने का भाव है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे क्या कहते हैं आप लोग, कुछ आप बता सकते हैं अपनी तरफ से? नहीं पता? कई बार जब आपसे कोई काम उल्टा हो जाता है ना, सीधा मम्मी ने बोला कि इसको ऐसा करना, आप वैसा नहीं करते, आप अपने दिमाग दौड़ाते हैं और उस काम को करते हैं और वो बिगड़ जाता है, तो मम्मी क्या कहती है, क्यों बेटा अकल बड़ी की भैंस? मम्मी अकल तो दिखाई नहीं देती, भैंस बड़ी होती है। क्यों कि भैंस दिखाई देती है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि आप कुछ भी कर ले, अकल बड़ी है भैंस का मतलब होता है कि हर स्थिति में हमारी बुद्धिमानी ही बड़ी होती है। कभी भी किसी चीज़ के आकार पर नहीं जाना चाहिए। अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमने काम ऐसा किया। कई बार हम ऐसे वाक्य सुनते हैं, अकल पर पत्थर कैसे पड़ सकते हैं, ये रही अकल, इसके ऊपर किसी ने क्या पत्थर मारा? नहीं, अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है कि सही जानकारी होने के बाद भी काम को गलत तरीके से करना या काम को बिगाड़ना, है ना। बोला कुछ है और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो ऐसे जो छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। और यहाँ पर इसीलिए देखिए, मुहावरा कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है, तो हमें अपने वाक्य में उस अर्थ को महसूस करना है और जहां पर वो अर्थ आ रहा है वहां पर उस मुहावरे वाले शब्दों को लिख देना है। ठीक है, जैसे आँख का तारा। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, मैं अपनी मम्मी का बहुत प्यारा हूँ। मीनिंग अगर रखूंगी तो मैं यही कहूँगी, लेकिन अगर मैं मीनिंग की जगह मुहावरा रखूँ, मैं अपनी मम्मी की आँख का तारा हूँ, वाक्य सुनने में अच्छा लगता है। मैंने अभी बोला ना, कड़वी बात को अगर वैसे के वैसे लिख दोगे तो पूरा वाक्य कड़वा हो जाएगा। मीनिंग कड़वा है लेकिन शब्द में कैसे रखूंगी, सुंदर वाले रखूंगी। कई बार आपने देखा है दवाई जो होती है ना, वो ऊपर से मीठी रहती है, टेस्ट करते हैं, और अंदर से कड़वी होती है। बच्चों को यही चीज़ करके देना पड़ती है, वो टेस्ट देखते हैं, वो उसका असर नहीं देखते हैं बेटा। तो हमारे मुहावरे भी कुछ दवाइयों की तरह होते हैं, है ना, जो दिखने में कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन अंदर से कैसे होते हैं, बिल्कुल कड़वे होते हैं। अर्थ कुछ और होता है और शब्द कुछ और होते हैं। अब अंतिम वाला देखिए बेटा, हम लिख रहे हैं मुंह लाल होना। लो भैया, मुंह के ऊपर लाल का रंग लगा दिया और मुंह लाल हो गया। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, मुंह लाल होने का मतलब होता है, फिर से वही, बहुत गुस्सा होना, है ना, या क्रोधित होना। क्रोधित होना। वाक्य बनाए। कोई सा वाक्य बना सकते हैं। अंत में रोहन की हरकत से अध्यापिका का मुंह लाल हो गया। यही हुआ था ना। या खिड़की का शीशा टूटने पर मम्मी का मुंह लाल हो गया। चलिए हम अपने पाठ से ही ले लेते हैं। रोहन की हरकत से अध्यापिका का मुंह लाल
हो गया, लाल हो गया, पूर्ण विराम। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारा है बेटा, बहुत प्यारा सा छोटा सा है, विलोम शब्द लिखना है। क्या लिखना है हमें? विलोम शब्द। और विलोम शब्द लगभग सभी बच्चों को आते हैं, है ना, सबसे सरल होता है। हमें जो शब्द दिया गया है बिल्कुल उसका विपरीत शब्द हमें लिखना होता है ना। जैसे कि आपको क नंबर पर देखिए बेटा, शब्द दिया है निराशा, तो निराशा का विलोम क्या हो जाता है? आशा। ठीक है, पीछे, पीछे का उल्टा क्या हो जाएगा? आगे। आप अभी मेरे पीछे बैठे हो, मैं आपके आगे हूं। तीसरा है बुराई, बुराई हम करते हैं और उसका विलोम होता है भलाई। ठीक है, दुश्मन, दोस्त। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने अपने पार्ट 6 के एक्सरसाइज जो हैं बुक की, वो आज हम लोगों ने फिनिश कर ली है। सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे बेटा और अपनी बुक में अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अगली बार फिर से अपने इसी पार्ट के साथ अपनी क्लास वर्क नोटबुक में प्रश्नोत्तर के लिए मिलेंगे। तो तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके, बाय बाय।